Good evening, students. So, this is our lecture number 76 on the Code of Criminal Procedure 1973 and the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023. तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने अपनी डिस्कशन को कंक्लूड किया था चैप्टर 19 की, जहाँ पर बेसिकली हमने सेशंस कोर्ट में ट्रायल करने का क्या प्रोसीजर है उसको समझा था. ठीक है, आज हम लोग चैप्टर 20 की डिस्कशन को शुरू करेंगे, बट एक बार हम लोग चीज़ों को समझ लेते हैं कि हमने क्या देखा है और क्या समझा है अब तक, ताकि चैप्टर 20 की डिस्कशन में आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी ना आए. ठीक है, तो हमने जब सेशंस कोर्ट के पास का जो 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 ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन होता है चैप्टर 19 के अंदर, जब उसको पढ़ा था तो एक प्रोसीजर को हमने समझा था. आप ये समझ लीजिए कि जो चैप्टर 19 और चैप्टर 20 का प्रोसीजर है वो ऑलमोस्ट सेम है. दोनों में कोई डिफरेंस आपको मतलब देखने को मिलेगा नहीं एक्सेप्ट वन. ठीक है, जब हम लोग चैप्टर 19 की बात करते हैं तो सिर्फ जब कोर्ट ऑफ सेशन के पास ट्रायल होता है तो दो इंस्टेंसेस पर कोर्ट ऑफ सेशन एक्विटल ग्रांट कर सकता है टू द एक्यूज्ड. ठीक है, एक अंडर सेक्शन 255 एंड अंडर सेक्शन 258. सेक्शन 255 के अंदर कोर्ट ऑफ सेशन एक्विटल तब ग्रांट करता है जब वो प्रोसिक्यूशन के साइड के एविडेंसेस को सुन लेता है. अब प्रोसिक्यूशन के साइड के एविडेंसेस को सुनने के बाद उसको लगता है कि यहाँ पर कोई भी मटेरियल केस नहीं बन रहा है और ट्रायल को आगे प्रोसीड करना वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम. ठीक है, तो प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस को सुनने के बाद एंड सेक्शन 351 में एग्जामिनेशन करने के बाद, मैंने आपको बताया था ना लास्ट लेक्चर में कि सेक्शन 351 के अंदर कोर्ट के पास ये पावर है कि वो एक्यूज्ड से एग्जामिनेशन कर सकता है, उससे पूछताछ कर सकता है जब प्रोसिक्यूशन अपने सारे एविडेंसेस को फर्निश कर ले. ठीक है, तो अगर ये दोनों चीज करने के बाद कोर्ट ऑफ सेशन सेटिस्फाइड है कि यहां पर ट्रायल को आगे प्रोसीड करना वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम, तो वहां पर वो सेक्शन 255 के अंदर उसको एक्विटल ग्रांट कर सकता है. अब 255 में अगर एक्यूज्ड को एक्विटल ग्रांट नहीं किया गया तो सब्सिक्वेंटली क्या होगा, डिफेंस को इन्वाइट किया जाएगा कि वो अपने एविडेंसेस को प्रोड्यूस करें. ठीक है, और फिर प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों के साइड को सुनने के बाद कोर्ट सेक्शन 258 के अंदर केस को समअप करेगा और फिर यहां पर या तो वो एक्विटल ग्रांट करेगा या फिर कन्विक्शन दे देगा टू द एक्यूज, मतलब वो एक्यूज को गिल्टी पाएगा और उसको कन्विक्ट कर देगा. ठीक है, इतना आपको क्लियर है? ठीक है, तो बेसिकली जो चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि चैप्टर 19 के अंदर दो इंस्टेंसेस पर एक्विटल हो सकता है और दो इंस्टेंसेस पर कन्विक्शन हो सकता है. सबसे पहले आपका कन्विक्शन हो सकता है सेक्शन 252 के अंदर. ठीक है, जब प्ली ऑफ गिल्ट होता है, जो चार्ज फ्रेमिंग का जो आपके जो स्टेजेस होते हैं उसमें प्ली ऑफ गिल्ट भी आता है, तो प्ली ऑफ गिल्ट पर अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए और टू द पॉइंट जजमेंट दे दे तो वहां पर उसका कन्विक्शन हो सकता है. और या फिर सेक्शन 258 के अंदर जो एक्यूज्ड है उसका कन्विक्शन हो सकता है. अलॉन्ग विद दैट एक्विटल भी दो जगह पे हो सकता है. अब आप ये मत सोचेगा कि सेक्शन 252 के अंदर, ठीक है, मतलब एक्विटल किया जा सकता है, मतलब सॉरी, जो चार्ज फ्रेमिंग से पहले एक्यूज्ड को आप छोड़ देते हो वो एक्विटल नहीं होता है, दैट इज डिस्चार्ज. मैंने आपको बताया था एक्विटल और डिस्चार्ज के बीच में क्या डिफरेंस होता है. एक्विटल हमेशा ट्रायल के बाद होता है, ठीक है, और डिस्चार्ज हमेशा ट्रायल से पहले होता है, दैट इज बिफोर द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस. इज दैट क्लियर? ठीक है, और दो इंस्टेंसेस पर आपका एक्विटल भी हो सकता है, दैट इज अंडर सेक्शन 255 आफ्टर लिसनिंग टू द साइड ऑफ द प्रोसिक्यूशन एंड एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 351 एंड अंडर सेक्शन 258. तो बस यही डिफरेंस आपको मिलेगा चैप्टर 20 के अंदर. ठीक है, बस यही आपको एक डिफरेंस मिलेगा कि चैप्टर 20 के अंदर जब मैजिस्ट्रेट वारंट केसेस का ट्रायल करते हैं तो वो दो इंस्टेंसेस पर एक्यूज्ड को एक्विट नहीं कर सकते. ठीक है, चलिए एक बार कहानी को दोबारा समझते हैं, फिर हम लोग सब्सिक्वेंटली आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अब मैं इन्वेस्टिगेशन का पूरा प्रोसीजर दोबारा नहीं बताऊंगा, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया था. तो हम लोग डायरेक्ट प्रिज्यूम कर लेते हैं कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो खत्म हो चुकी है. ठीक है, तो सेक्शन 193 के अंदर पुलिस रिपोर्ट सबमिट हुई. पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पर सेक्शन 210 के अंदर 210 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी के अंदर जो मैजिस्ट्रेट हैं उन्होंने कॉग्निजेंस लिया. ठीक है, फिर 210 के बाद सेक्शन 227 के अंदर इश्यू ऑफ प्रोसेस होता है. ठीक है, और इश्यू ऑफ प्रोसेस होने के बाद मतलब इसी में सब्सिक्वेंटली क्या होता है कि सेक्शन 230 के अंदर सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी कर दिए जाते हैं टू द एक्यूज्ड.
ठीक है, सेक्शन 230 के अंदर सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो जाता है। अब यहां पर आपको जो चीज ध्यान रखना है कहानी में, वो ये ध्यान रखना है कि हमें सेक्शन 232 के अंदर एंटर नहीं करना है, बिकॉज द केस इज एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय द फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट। तो यहां पर आप कमिटल क्यों करेंगे सेशंस कोर्ट के पास में, ठीक है। तो सेक्शन 232 के अंदर जो कमिटल का प्रोसेस होता है उसमें हमें इस बार एंटर नहीं करना है। हम लोग 230 के बाद से ही सेक्शन 261 में एंटर कर जाएंगे, दैट इज चैप्टर 20। इज दैट क्लियर? ठीक है, होप सो आपको यहां तक कोई डाउट ना हो। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं चैप्टर 20। चैप्टर 20, ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मैजिस्ट्रेट्स। पहले इसको हमने कुछ भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन ए पुलिस रिपोर्ट, मतलब जहां पर मैजिस्ट्रेट ने सेक्शन 210 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी के अंदर कॉग्निजेंस ली हो। 261, compliance with section 230. When in any warrant case instituted on a police report, the accused appears or is brought before a magistrate at the commencement of the trial, the magistrate shall satisfy himself that he has complied with the provisions of section 230. ठीक है, अब एक चीज आप लोग पहले समझ लीजिए, दो प्रकार के केसेस होते हैं। एक होता है समन्स केस और एक होता है वारंट केस। समन्स केस की डेफिनेशन आपको मिल जाएगी सेक्शन 2X के अंदर, और वारंट केस की डेफिनेशन आपको मिल जाएगी सेक्शन 2Z के अंदर। समन्स केस हम उसे कहते हैं जहां पर जिस ऑफेंस के लिए एक्यूज्ड को ट्राई किया जा रहा है, उस ऑफेंस की जो पनिशमेंट है इट इज लेस देन और अप टू 2 years। ठीक है, वारंट केसेस हम उसे कहते हैं जहां पर जिस ऑफेंस के लिए एक्यूज को ट्राई किया जा रहा है उसकी जो मैक्सिमम प्रिस्क्राइब पनिशमेंट होती है इट इज मोर देन 2 years। इज दैट क्लियर? समन्स केस और वारंट केस का डिफरेंस। तो अभी हम लोग वारंट केस में जो ट्रायल का प्रोसीजर होता है उसको समझेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 261 ये कहता है कि जब कोई वारंट केस जो है जिसको इंस्टीट्यूट किया गया था बेस्ड ऑन ए पुलिस रिपोर्ट, मतलब कि 193 के अंदर चार्जशीट सबमिट की गई बिफोर द जुरिसडिक्शनल मैजिस्ट्रेट एंड बेस्ड ऑन दैट चार्जशीट मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया। ठीक है, द एक्यूज्ड अपीयर्स और इज ब्रॉट बिफोर अ मैजिस्ट्रेट, मतलब यहां पर इश्यू ऑफ प्रोसेस हो गया है अंडर सेक्शन 227। मैंने आपको सेक्शन 227 में ये बताया था कि एज पर सेक्शन 227 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, अगर एक वारंट केस होता है तो पहले मैजिस्ट्रेट जो होते हैं वो एक माइल्डर प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं, दैट इज वो पहले समन्स इशू करते हैं, और अगर उनको लगता है कि जो एक्यूज्ड है वो समन से कंप्लाई नहीं करेगा देन सब्सिक्वेंटली वो वारंट इशू करते हैं। तो यहां पर जो टर्म अपीयर यूज हुआ है इसका मतलब ये है कि उसको समन्स इशू किए गए थे, और ब्रॉट बिफोर अ मैजिस्ट्रेट का मतलब है कि वारंट के थ्रू पुलिस ऑफिसर ने एक्यूज्ड को पकड़ के मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया। ठीक है, एट द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल द मैजिस्ट्रेट शैल सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट ही हैज कंप्लाइड विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 230। तो जब इशू ऑफ प्रोसेस हो जाएगा और जब एक्यूज्ड को मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा या फिर वो खुद जब अपीयर होगा, तो जो सबसे पहली फोरमोस्ट ड्यूटी बनती है मैजिस्ट्रेट की वो ये बनती है कि वो ये चीज पहले पता लगाएं कि सेक्शन 230 के अंदर एक्यूज्ड को सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स किया गया है कि नहीं किया गया है। अब सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या जाता है, आपकी चार्जशीट जाती है, जो भी विटनेसेस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई है इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो सब जाता है, जो भी मेडिकल रिपोर्ट होते हैं जिनकी एग्जामिनेशन की गई होती है वो जाता है। ये सब भेजने का पर्पस क्या होता है कि एक्यूज्ड एक विगरस डिफेंस तैयार कर सके। क्लियर आपको? इट इज इन कंप्लायंस विद द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। 262, when accused shall be discharged, the accused may prefer an application for discharge within a period of 60 days from the date of supply of copies of documents under section 230। ठीक है, सेक्शन 230 के अंदर द मूवमेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं जब वो एक्यूज्ड को भेज दिए जाएंगे तो उसके बाद उसके पास 60 डेज का टाइम फ्रेम होगा। अगेन ये एक न्यूली एडेड टाइम फ्रेम है, ये पहले सीआरपीसी में प्रेजेंट नहीं था, तो इन टाइम फ्रेम को आप लोग ध्यान रखिएगा बिकॉज राजस्थान में जो प्रीलिम्स होने वाला है ना उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 60 डेज का टाइम पीरियड होगा जिस बीच में वो एक एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है मैजिस्ट्रेट के पास, और उसमें ये क्लेम कर सकता है कि मेरे अगेंस्ट में जो केस इंस्टीट्यूट किया गया है ये एक मैलिशियस इंटेंशन के साथ किया गया है, मैलाफाइड पर्पस के लिए किया गया है, तो इस सिचुएशन में मुझे डिस्चार्ज कर दिया जाए। ठीक है, तो मैजिस्ट्रेट उस एप्लीकेशन के बेसिस पर भी एक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, सबसेक्शन 2, इफ
Upon considering the police report and the documents sent with it under section 193 and making such examination if any of the accused, either physically or through audio, video, electronic means, as the magistrate thinks necessary, and after giving the prosecution and the accused an opportunity of being heard, the magistrate considers the charge against the accused to be groundless, he shall discharge the accused and record his reasons for so doing. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जो चार्ज फ्रेमिंग का प्रोसीजर होता है उसमें 4 स्टेजेस होते हैं. ठीक है, पहले स्टेज में क्या होता है, आर्ग्यूमेंट्स ऑन चार्ज. ठीक है, तो जब चार्जेस पर आर्ग्यूमेंट किया जा रहा है और वहीं पर जो कोर्ट है वो सेटिस्फाई हो जाए कि ये जो चार्जेस लगाए जा रहे हैं एक्यूज के ऊपर ये सब्सटेंशियल नहीं है, इसके बेसिस पर हम केस को इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते हैं, तो आर्ग्यूमेंट्स ऑन चार्ज वाले ग्राउंड पर भी, मतलब जो स्टेज है वहां पर भी एक्यूज्ड को डिस्चार्ज किया जा सकता है. तो ये ध्यान रखिएगा, जो एक्यूज्ड है उसका डिस्चार्ज 2 बार हो सकता है, मतलब दो इंस्टेंसेस में से किसी एक बार हो सकता है. पहला, सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बाद 60 डेज का टाइम फ्रेम है जिसमें वो एक एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है डिस्चार्ज के लिए, या फिर जब आर्ग्यूमेंट्स ऑन चार्ज हो रहा है और मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं कि इस केस को फर्दर प्रोसीड किया जाए, तो वहां पर भी उसको डिस्चार्ज किया जा सकता है. इज दैट क्लियर? 263. If upon such consideration, examination, if any, and hearing the magistrate is of opinion that there is ground for presuming that the accused has committed an offence triable under this chapter, which such magistrate is competent to try and which, in his opinion, could be adequately punished by him, he shall frame in writing a charge against the accused within a period of 60 days from the date of first hearing on charge. ठीक है, तो अब हमने आर्ग्यूमेंट्स ऑन चार्ज किया. आर्ग्यूमेंट्स ऑन चार्ज में जो प्रोसिक्यूशन का साइड है वो जीत गया. इसका मतलब अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, और विद द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज ट्रायल कमेंसेस. ये मैंने आपको बहुत बार बताया है. ठीक है, क्योंकि अगर आप फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कर रहे हो इसका मतलब ट्रायल तो यहाँ पे इनेविटेबल है, अब तो ट्रायल होना ही होना है. लेकिन आर्ग्यूमेंट्स के टाइम पर हम एक्यूज को डिस्चार्ज कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम नहीं मानते हैं कि जो ट्रायल है वो शुरू हो चुका है. ठीक है, तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज पे ना ट्रायल जो है वो कमेंस हो जाता है. मतलब अब मैजिस्ट्रेट जो है वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स उनके पास सबमिट किए गए थे और प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के साइड को सुनने के बाद ही सेटिस्फाइड कि यहाँ पर एक्यूज के अगेंस्ट में चार्जेस लगाना इज नीडेड, तो वो लगा देंगे और यहाँ पर ट्रायल भी शुरू हो जाएगा. इज दैट क्लियर? अब देखिए यहाँ पे कुछ टर्म यूज हुए हैं, विच सच मजिस्ट्रेट इज कंपीटेंट टू ट्राई. इसका मतलब ये है जब चार्जेस को फ्रेम किया जा रहा है और मजिस्ट्रेट को उस टाइम पे लगता है कि ये जो पर्टिकुलर केस है ये उनके द्वारा एक्सक्लूसिवली ट्राइबल नहीं है. ठीक है, तो वो उस केस को कमिट कर सकते हैं बिफोर द मजिस्ट्रेट जो उस केस को ट्राई कर सकता है. इज दैट क्लियर? ठीक है, तो चार्ज फ्रेमिंग के टाइम पर यह भी किया जा सकता है बाय द मजिस्ट्रेट. सबसेक्शन 2, द चार्ज शैल देन बी read and explained to the accused and he shall be asked whether he pleads guilty of the offense charged or claims to be tried. अब देखिए यहाँ पे हम लोग 3rd and 4th स्टेज में एंटर कर रहे हैं जो चार्ज फ्रेमिंग का होता है, दैट इज रीडिंग ओवर एंड सिग्नेचर, और लास्ट में आता है प्ली ऑफ गिल्ट. ठीक है. 264. If the accused pleads guilty, the magistrate shall record the plea and may इन इज डिस्क्रिशन कन्विक्ट हिम देयर ऑन. ठीक है, अगर मान लो प्ली ऑफ गिल्ट दिया गया है एक्यूज्ड को और प्ली ऑफ गिल्ट पे उसने कह दिया कि हाँ मैं गिल्टी हूं, मैंने ये ऑफेंस कमिट किया है, तो वहां पर अगर उसने ये बात कही है तो जो फोरमोस्ट ड्यूटी बनती है मजिस्ट्रेट की वो ये बनती है कि पहले वो उस प्ली ऑफ गिल्ट को रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसके बाद हमने उनको ये डिस्क्रिशन दी है कि या तो उस प्ली ऑफ गिल्ट के बेसिस पर वो उसको कन्विक्ट कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं. अब हमने यहाँ पे डिस्क्रिशन इसलिए दी है क्योंकि हो सकता है प्ली ऑफ गिल्ट दिया जा रहा हो किसी मेलिशियस इंटेंशन से, दैट इज इट कुड बी पॉसिबल कि प्ली ऑफ गिल्ट दिया जा रहा है किसी और कन्विक्ट को बचाने के लिए, किसी और एक्यूज को बचाने के लिए, तो ऐसा कोई सिचुएशन ना खड़ा हो, इसीलिए हमने यहाँ पर मैजिस्ट्रेट को डिस्क्रिशन दिया है. इज दैट क्लियर? जैसे कि मैंने आपको एक प्रिंसिपल बताया था ना, दैट द गिल्ट शुड बी प्रूवन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. वो जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है वो यहाँ पर एप्लीकेशन, उसका एप्लीकेशन आपको दिख गया है. 265 में एंटर करते हैं. एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन. इफ द एक्यूज रिफ्यूजेस टू प्लीड और डज नॉट प्लीड और क्लेम्स टू बी ट्राइड और द मैजिस्ट्रेट डज नॉट कन्विक्ट द एक्यूज अंडर सेक्शन 254, द मैजिस्ट्रेट शैल फिक्स अ डेट फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस. वही सेम प्रोसीजर फॉलो हो रहा है जो हमने सेशंस ट्रायल में देखा था कि अगर एक्यूज्ड मना कर देता है प्ली ऑफ, वो बोलता है कि नहीं मतलब मैंने ऑफेंस कमिट नहीं किया है, और वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि मेरा ट्रायल हो,
तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो मैजिस्ट्रेट है वो एक डेट फिक्स करेंगे जिसमें प्रोसिक्यूशन अपने साइड को प्रेजेंट करना शुरू करेगा, जो सेम चीज हमने सेशंस कोर्ट के ट्रायल में पढ़ा था। प्रोवाइडेड दैट द मैजिस्ट्रेट शैल सप्लाई इन एडवांस टू द एक्यूज द स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस रिकॉर्डेड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस। ठीक है, ये वही है सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स वाला है, इसमें ज्यादा डेल्व नहीं करना है। सबसेक्शन 2 पे आते हैं। द मैजिस्ट्रेट मे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन issue a summons to any of its witnesses directing him to attend or to produce any document or other thing। अब प्रोसिक्यूशन को अपने साइड को प्रेजेंट करना है, उसको लगता है कि कोई ऐसा विटनेस है ना जो शायद से ट्रायल के दौरान अपनी प्रेजेंस को इंश्योर नहीं करेगा, तो इस बेसिस पर वो मैजिस्ट्रेट को एक एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं कि प्लीज यहां पर इस पर्टिकुलर विटनेस के अगेंस्ट में आप समन इशू करिए। ठीक है, कि ये विटनेस जो है ये ट्रायल के दौरान अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करे। अलॉन्ग विद दैट डॉक्यूमेंट के लिए भी समन इशू किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? थर्ड पे आते हैं। ऑन द डेट सो फिक्स्ड द मैजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू टेक ऑल सच एविडेंस एज मे बी प्रोड्यूस्ड इन सपोर्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन। ठीक है, ये आपको क्लियर ही होगा। प्रोवाइडेड दैट द मैजिस्ट्रेट मे परमिट द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ एनी विटनेस टू बी डेफर्ड अंटिल एनी अदर विटनेस और विटनेसेस हैव बीन एग्जामिन्ड और रिकॉल एनी विटनेस फॉर फर्दर एग्जामिनेशन। ये वही आपका ये एग्जामिनेशन इन चीफ का जो प्रोसीजर होता है उसके रिगार्डिंग बात कर रहा है। ठीक है, और जब किसी इंसान का एग्जामिनेशन इन चीफ कर दिया गया है तो मैजिस्ट्रेट को डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि जो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन है वो किसी और पॉइंट ऑफ टाइम पर भी करवाया जा सकता है। ठीक है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द एग्जामिनेशन ऑफ ए विटनेस अंडर दिस सबसेक्शन मे बी डन बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एट द डेजिग्नेटेड प्लेस टू बी नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब अगर मान लो विटनेस जो है वो ट्रायल के दौरान अपनी प्रेजेंस को इंश्योर नहीं करवा सकता ड्यू टू सम रीजनेबल ग्राउंड्स, मान लो वो फिजिकली हैंडीकैप है, ठीक है, या उसको कोई मेंटल प्रॉब्लम है, वो नहीं आ सकता ट्रायल के दौरान, या फिर वो डरा हुआ है, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस बिहाइंड इट। तो यहाँ पर ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के माध्यम से भी उस विटनेस के टेस्टिमनी को रिकॉर्ड किया जा सकता है, उसकी एग्जामिनेशन की जा सकती है। 266 सबसेक्शन 1 द accused shall then be called upon to enter upon his defense and produce his evidence, and if the accused puts in any written statement the magistrate shall file it with the record। अब देखिए, आपने ये चीज नोटिस किया होगा, मैंने आपको बताया था कि सेशंस ट्रायल के दौरान, जैसे यहाँ पे 265 है ना, सेशंस ट्रायल के दौरान 255 के अंदर एक्विटल किया जा सकता था, लेकिन देखिए 265 के अंदर यहाँ पर कोई भी एक्विटल का ग्राउंड नहीं दिया गया मैजिस्ट्रेट को कि प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस को सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि कोई भी सब्सटेंशियल केस नहीं बन रहा है तो वहां पर आप एक्यूज्ड को एक्विट कर दीजिए। ये जो पर्टिकुलर प्रोविजन था ये ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मैजिस्ट्रेट अंडर चैप्टर 20 ये एब्सेंट है, ये ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ यही डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। द accused shall then be called upon to enter upon his defense and produce his evidence, and if the accused puts in any written statement the magistrate shall file it with the record। ठीक है, अब यहाँ पर जब प्रोसिक्यूशन अपने साइड को प्रेजेंट कर लेगा तो विटनेस को इन्वाइट किया, एक्यूज को इन्वाइट किया जाएगा कि वो अपने साइड के एविडेंसेस को फर्निश करे। सबसेक्शन 2 इफ द accused after he has entered upon his defense applies to the magistrate to issue any process for compelling the attendance of any witness for the purpose of examination or cross examination or the production of any document or other thing, the magistrate shall issue such process unless he considers that such application should be refused on the ground that it is made for the purpose of vexation or delay or for defeating the ends of justice, and such ground shall be recorded by him in writing। ठीक है, अगर एक्यूज कोई एप्लीकेशन सबमिट करता है मैजिस्ट्रेट के पास इसके लिए कि किसी विटनेस को समन भेजा जाए ताकि वो आके एक्यूज के फेवर में टेस्टिमनी दे सके, तो वहां पर मैजिस्ट्रेट को ये चीज मैंडेटरली करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर वो ये काम नहीं करते हैं तो इससे जो एक्यूज का जो डिफेंस का जो साइड है ना वो वीक पड़ जाएगा और वो प्रॉपरली ये चीज प्रूव नहीं कर पाएगा कि वो एक्यूज नहीं, मतलब ही इज नॉट गिल्टी। इज दैट क्लियर? ठीक है, बट यहां पर मैजिस्ट्रेट सिर्फ इस ग्राउंड पर इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि यहां पर एक मेलिशियस इंटेंट के साथ एप्लीकेशन को डाला गया है, दैट इज कि यहां पर जो ट्रायल का जो समय है उसको वेस्ट करने के लिए डाला गया है। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट व्हेन द एक्यूज्ड हैज क्रॉस एग्जामिन्ड, इसको मैं दोबारा कर रहा हूं, प्रोवाइडेड दैट व्हेन द एक्यूज्ड हैज क्रॉस एग्जामिन्ड और हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रॉस एग्जामिनिंग एनी विटनेस बिफोर एंटरिंग ऑन हिज डिफेंस, the attendance of such witness shall not be compelled under this section unless the magistrate is satisfied that it is necessary for the ends of justice। ठीक है, अब देखिए प्रोसिक्यूशन ने अपने विटनेसेस को प्रेजेंट किया,
उनका एग्जामिनेशन इन चीफ करवाया। एग्जामिनेशन इन चीफ करने के बाद जो डिफेंस है उन्होंने उसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी कर दिया, ठीक है। तो अगर आपने प्रोसिक्यूशन विटनेसेस का क्रॉस एग्जामिनेशन पहले ही कर लिया है तो हम आपको दोबारा अलाउ नहीं करेंगे कि आप उस पर्टिकुलर विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन दोबारा करो। इज दैट क्लियर? ठीक है। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन डाला गया है कि अगर यहाँ पर एंड्स ऑफ जस्टिस को सेटिस्फाई करने के लिए दोबारा क्रॉस एग्जामिनेशन करना जरूरी है तो वो किया जा सकता है। Provided further that the examination of a witness under this subsection may be done by audio, video, electronic means at the designated place to be notified by the state government. Same चीज है। Subsection 3. The magistrate may, before summoning any witness on an application under subsection 2, require that the reasonable expenses incurred by the witness in attending for the purpose of the trial be deposited in court. ठीक है, वही सेम चीज़ है कि मतलब अगर विटनेस को आने जाने में कोई भी खर्चा लग रहा है तो वो जो उसका रीजनेबल एक्सपेंस है, ठीक है, वो कोर्ट में दिया जाए। ठीक है, बी पे आते हैं। देखिए इनमें ना इतना आपको डेल्व करने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए मैं भी आपको जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली आपको कहानी समझनी है। कहानी ये है कि पहले जैसे अगर आपने जब ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन देखा था तो वहाँ पर क्या था कि जो केस है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ओपन करेंगे, ठीक है। उसके बाद चार्ज फ्रेमिंग का प्रोसीजर चालू होगा, फिर प्ली ऑफ गिल्ट होगा, रीडिंग ओवर एंड सिग्नेचर होगा। उसके बाद हम प्रोसिक्यूशन को इनवाइट करेंगे कि वो अपने साइड के एविडेंसेस को प्रोड्यूस करे। उसके बाद जो कोर्ट है वो सेक्शन 351 के अंदर एग्जामिन करने के बाद अगर सेटिस्फाइड है कि यहाँ पर कोई भी सब्सटेंशियल केस नहीं बन रहा है तो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर सेक्शन 255 के अंदर वो एक्यूज को एक्विट कर देंगे। ठीक है, तो आपको ना ये कहानी समझनी है। सेक्शंस में डेल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये ना मेंस के लिए इतने इंपॉर्टेंट है ना ही प्रीलिम्स के लिए इतने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको बस कहानी याद होनी चाहिए, तब आप प्रॉपरली आंसर्स को लिख पाओगे। ठीक है। अब देखिए हम लोग बी में एंटर करते हैं। केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। बाय द वे ये आपका अगेन डाइट मनी है। मैंने आपको बताया था जब हम लोग सेक्शन 179 एंड 180 की डिस्कशन कर रहे थे बीएनएसएस की, तो इसको डाइट मनी कहते हैं। ठीक है, जो रीजनेबल एक्सपेंसेस होते हैं विटनेस के पुलिस स्टेशन से लेके घर आने के बीच के या फिर कोर्ट में जाने और आने जाने का जो पैसा लगता है उसको हम डाइट मनी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बी में एंटर करते हैं। केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? बेस्ड ऑन ए कंप्लेंट that is the magistrate took cognizance under section 210 subsection 1 clause A or any other information, that is section 210 subsection 1 clause C. ठीक है। 267 when in any warrant case instituted otherwise than on a police report the accused appears or is brought before a magistrate, the magistrate shall proceed to hear the prosecution and take all such evidence as may be produced in support of the prosecution. सेम बात है, बस यहाँ पर उन केसेस की बात की जा रही है जो कंप्लेंट के बेसिस पर इंस्टीट्यूट किए गए हैं या फिर एनी अदर इंफॉर्मेशन दैट इज सुओ मोटो किए गए हैं। सबसेक्शन 2 द मैजिस्ट्रेट मे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन इशू अ समन्स to any of its witnesses directing him to attend or to produce any document or other thing. Again same चीज है। When accused shall be discharged if upon taking all the evidence referred to in section 267 the magistrate considers for reasons to be recorded that no case against the accused has been made out which if unrebutted would warrant his conviction, the magistrate shall discharge him. वहीं पे अगर कोई sufficient ground नहीं मिल रहा है आगे proceed करने के लिए तो चार्ज फ्रेमिंग से पहले उसको discharge किया जा सकता है। Nothing in this section shall be deemed to prevent a magistrate from discharging the accused at any previous stage of the case if for reasons to be recorded by such magistrate he considers the charge to be groundless. ठीक है, मतलब ये वही सब बता रहा है कि चार्ज फ्रेमिंग से पहले अगर मान लो कोई ऐसा केस है जिसको पुलिस रिपोर्ट छोड़ के दैट इज कंप्लेंट के बेसिस पर या फिर सुओ मोटो इंस्टीट्यूट किया गया तो वहां पर चार्ज फ्रेमिंग से पहले मैजिस्ट्रेट जो है वो किसी भी स्टेज पर एक्यूज को डिस्चार्ज कर सकते हैं। प्रोसीजर वेयर एक्यूज्ड इज नॉट डिस्चार्ज्ड इफ when such evidence has been taken or at any previous stage of the case the magistrate is of opinion that there is ground for presuming that the accused has committed an offence triable under this chapter which such magistrate is competent to try and which in his opinion could be adequately punished by him, he shall frame in writing a charge against the accused. अब यहाँ पर अगर मैजिस्ट्रेट जो है वो सेटिस्फाइड है कि यहाँ पर एक्यूज को डिस्चार्ज करने की आवश्यकता नहीं है और इसने कोई ना कोई ऑफेंस तो पक्का कमिट किया है तो वो उसके अगेंस्ट में चार्जेस को फ्रेम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब ये अगेन वही आपका रीडिंग ओवर, प्ली ऑफ गिल्ट। ठीक है, सबसेक्शन 4
ये अगेन अगर प्ली ऑफ गिल्ट पे वो हाँ कर देता है तो वहीं पर मैजिस्ट्रेट को हमने डिस्क्रिप्शन दिया है कि वो जजमेंट दे के उसको कन्विक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मना करता है तो फिर ट्रायल किया जाएगा, वही सेम प्रोसीजर है यहाँ पर भी, ठीक है। 5 देखते हैं। इफ ही सेज ही डज सो विश द विटनेसेस नेम बाय हिम शैल बी रिकॉल्ड एंड आफ्टर क्रॉस एग्जामिनेशन री एग्जामिनेशन दे शैल बी डिस्चार्ज्ड, ठीक है। द एविडेंस ऑफ एनी रिमेनिंग विटनेसेस फॉर द प्रोसिक्यूशन शैल नेक्स्ट बी टेकन एंड आफ्टर क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन दे शैल ऑल्सो बी डिस्चार्ज्ड, ठीक है। हमने ये पढ़ा था ना 223 के अंदर, जब हम लोग कंप्लेंट प्रोसीडिंग पढ़ रहे थे, कि वहां पर जो मजिस्ट्रेट है वो कॉल अपॉन कर सकते हैं विटनेसेस को इंक्वायरी के पर्पस के लिए। याद करिए, पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोसेस, इंक्वायरी के पर्पस के लिए वो कॉल अपॉन कर सकते हैं। एंड उस स्टेज पर वो सारे विटनेसेस को सुनने के बाद, उनका एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन होने के बाद भी वो चाहे तो एक्यूज को डिस्चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था अभी ये पहले कि किसी भी स्टेज पर डिस्चार्ज किया जा सकता है, ठीक है। Subsection 7, where despite giving opportunity to the prosecution and after taking all reasonable measures under this Sanhita, if the attendance of the prosecution witnesses under subsection 5 and 6 cannot be secured for cross-examination, it shall be deemed that such witness has not been examined for not being available, and the magistrate may close the prosecution evidence for reasons to be recorded in writing and proceed with the case on the basis of the materials on record, ठीक है। अगर prosecution ने किसी witness को call upon किया था और वो कोर्ट में अपनी presence को इंश्योर नहीं करता है, तो वहां पर जो प्रोसिक्यूशन के जो एविडेंसेस को प्रोड्यूस करने का टाइम था उसको एक्सपायर कर दिया जाएगा, और जितना भी मटेरियल अवेलेबल है उसके बेसिस पर केस को आगे प्रोसीड किया जाएगा। 270, द एक्यूज शैल देन बी कॉल्ड अपॉन टू एंटर अपॉन हिज डिफेंस एंड प्रोड्यूस्ड हिज एविडेंस एंड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 266 शैल अप्लाई टू द केस। वही सेम बात है, ठीक है। अब डिफेंस की बारी है अपने एविडेंसेस को फर्निश करने की। अब आते कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। अब ये जो कंक्लूजन ऑफ ट्रायल है ना, ये ए और बी दोनों के कंक्लूजन के रिगार्डिंग बात कर रहा है। दैट इज अ केस इंस्टीट्यूटेड ऑन ए पुलिस रिपोर्ट या फिर अ केस इंस्टीट्यूटेड बेस्ड ऑन ए कंप्लेंट और एनी अदर इंफॉर्मेशन, एक्विटल और कन्विक्शन। इफ in any case under this chapter in which a charge has been framed, the magistrate finds the accused not guilty, he shall record an order of acquittal। अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि जो accused है उसने कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया है तो वो उसको एक्विट कर देंगे। Where in any case under this chapter the magistrate finds the accused guilty but does not proceed in accordance with the provision of section 364 or section 401, he shall after hearing the accused on the question of sentence pass sentence upon him according to law। ठीक है, अब यहां पर जजमेंट आ गया और मैंने आपको बताया था कि जजमेंट के बाद एक सेंटेंस हियरिंग के लिए डेट डिसाइड की जाती है, ठीक है। तो यहां पर सेंटेंस हियरिंग हो रही है और सेंटेंस हियरिंग में एक्यूज को एक मौका दिया जाता है कि वो मैजिस्ट्रेट के सामने अपनी बातों को रख सके कि मेरे को इतना पनिशमेंट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इज दैट क्लियर? सबसेक्शन 3, वेयर in any case under this chapter a previous conviction is charged under the provision of section 7 or section 234, अब ये मैंने आपको बताया था, and the accused does not admit that he has been previously convicted as alleged in the charge, the magistrate may after he has convicted the said accused take evidence in respect of the alleged previous conviction and shall record a finding thereon। ये मैंने आपको बताया था सेक्शन 234 सबसेक्शन 7 के अंदर, मैं दोबारा इसको रिपीट नहीं करूंगा, बस बता दे रहा हूं। इट रिलेट्स टू इनहैंस पनिशमेंट बेस्ड ऑन प्रीवियस कन्विक्शन। तो अगर एक्यूज जो है वो पहले कन्विक्ट हो चुका है चैप्टर 10 और चैप्टर 17 के अंदर ऑफ बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता के अंदर, तो वहां पर उस कन्विक्शन के बेसिस पर जो उसकी जो पनिशमेंट है उसको इंक्रीज किया जा सकता है बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 13 ऑफ बीएनएसएस अप टू 10 ईयर्स और लाइफ इंप्रिजनमेंट, ठीक है। ये वही था। अगर आपको समझना है तो आप मेरे सेक्शन 234 सेक्शन 7 के लेक्चर को रेफर कर सकते हैं, मैंने उसमें आपको हर चीज डिटेल में समझाई है। प्रोवाइडेड दैट नो सच चार्ज शैल बी रेड आउट by the magistrate nor shall the accused be asked to plead thereto nor shall the previous conviction be referred to by the prosecution or in any evidence adduced by it unless and until the accused has been convicted under subsection 2। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया है। 272 पे एंटर करते हैं। अब एक बात बता रहा हूं मैं आपको, ये 272 से लेके सॉरी, ये जो 272 और 273 है ना, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग थोड़ा ध्यान समझेंगे प्लीज़। आप लोग इसमें जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ये कई बार क्वेश्चन इन सेक्शन से बन के आए हैं, मतलब जो सीआरपीसी में था, ठीक है। तो इन सेक्शंस को थोड़ा सा हम लोग ध्यान से समझेंगे। व्हेन द प्रोसीडिंग्स हैव बीन इंस्टीट्यूटेड अपॉन कंप्लेंट, ठीक है, एंड ऑन एनी डे fixed for the hearing of the case the complainant is absent
and the offense may be lawfully compounded or is not a cognizable offense, the magistrate may, after giving 30 days to the complainant to be present in his discretion, notwithstanding anything herein before contained, at any time before the charge has been framed, discharge the accused. ठीक है, अब देखिए बेसिकली यहां पर क्या बोल रहा है कि अगर कंप्लेंट के बेसिस पर केस को इंस्टीट्यूट किया गया था, प्रोसीडिंग को इंस्टीट्यूट किया गया था, ठीक है, और जब केस की हियरिंग थी तो जब हमने कंप्लेनेंट को बुलाया था तो ही वॉज एब्सेंट, ठीक है, द कंप्लेनेंट वॉज एब्सेंट, और जो ऑफेंस है, जिस ऑफेंस का कंप्लेंट लॉन्च करवाया गया बिफोर द मैजिस्ट्रेट, जो वो ऑफेंस है वो कंपाउंडेबल इन नेचर है, ठीक है। कंपाउंडेबल मतलब क्या होता है, ये आपको मिल जाएगा सेक्शन 359 ऑफ बीएनएसएस के अंदर। बेसिकली कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जो पार्टीज ना आपस में एग्रीमेंट करके जो उसके चार्जेस होते हैं ना उनको ड्रॉप करवा सकते हैं। तो अगर मान लो ऑफेंस कंपाउंडेबल है या फिर नॉन कॉग्निजेबल है और 30 डेज के अंदर जो कंप्लेनेंट है वो प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये 30 दिन का टाइम फ्रेम आप लोग को ध्यान रखना है। ये प्रीलिम से पूछा गया है कई बार, ठीक है। जो ये 30 दिन का टाइम फ्रेम होता है जो कि कंप्लेनेंट को दिया जाता है, जिस बीच में उसको प्रेजेंट होकर एविडेंसेस को प्रोड्यूस करना होता है, हियरिंग में मतलब अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करना होता है। अगर वो नहीं कर पाता है तो कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशन है कि वो अगर केस कंपाउंडेबल इन कैरेक्टर है या फिर नॉन कॉग्निजेबल इन नेचर है तो वहां पर वो उस पर्टिकुलर एक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर सकते हैं। डिस्चार्ज क्यों कर सकते हैं? बिकॉज यहां पर अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। इज दैट क्लियर? 273. If in any case instituted upon complaint or upon information given to a police officer or to a magistrate, यहां पर 210 में A, B, C तीनों कवर कर रहा है। One or more persons is or are accused before a magistrate of any offense triable by a magistrate, and the magistrate by whom the case is heard discharges or acquits all or any of the accused, and is of opinion that there was no reasonable ground for making the accusation against them or any of them, the magistrate may, by his order of discharge or acquittal, if the person upon whose complaint or information the accusation was made is present, call upon him forthwith to show cause why he should not pay compensation to such accused or to each or any of such accused when there are more than one, or if such person is not present, direct the issue of summons to him to appear and show cause as aforesaid. अब देखिए 273 सेक्शन क्या कह रहा है कि मान लो केस चाहे पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पर इंस्टीट्यूट किया गया हो, चाहे कंप्लेंट के बेसिस पर इंस्टीट्यूट किया गया हो, चाहे सुओ मोटो इंस्टीट्यूट किया गया हो, अगर सब्सिक्वेंटली जो एक्यूज्ड है उसको या तो डिस्चार्ज कर दिया गया या फिर उसको एक्विट कर दिया गया और मैजिस्ट्रेट को यह लगता है कि यहां पर जो एक्यूजेशन लगाया गया था वो पूरी तरह से ग्राउंडलेस था, एक मैलाफाइड इंटेंशन के साथ एक्यूजेशंस लगाए गए थे, तो यहां पर मैजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, वो जो जिसने इंफॉर्मेशन दी थी, ठीक है, मतलब बेसिकली जो आपका इंफॉर्मेंट था उसको वो कंपेंसेशन पे करने के लिए ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है, कंपेंसेशन पे करने के लिए ऑर्डर दे सकते हैं। एंड बिफोर पासिंग द ऑर्डर ऑफ कंपेंसेशन, पहले मैजिस्ट्रेट उस इंफॉर्मेंट को, अगर वो कोर्ट में प्रेजेंट है तो तुरंत बुला के बोलेंगे कि आओ बताओ, जस्टिफाई करो कि तुमने ये एक्यूजेशन क्यों लगाया था। अब अगर वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं है तो उसके अगेंस्ट में समन्स इशू करेंगे कि तुम आओ कोर्ट में और बताओ कि तुमने ये एक्यूजेशन क्यों लगाया था, और अगर तुम कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाए इस रिगार्डिंग तो हम तुम्हें ऑर्डर करेंगे कंपेंसेशन पे करने के लिए, ठीक है। द मैजिस्ट्रेट shall record and consider any cause which such complainant or informant may show, and if he is satisfied that there was no reasonable ground for making the accusation, may, for reasons to be recorded, make an order that compensation to such amount not exceeding the amount of fine he is empowered to impose as he may determine be paid by such complainant or informant to the accused or to each or any of them. Basically अगर मान लीजिए अगर जो इंफॉर्मेंट था वो कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाया कि जो उसने एक्यूजेशन लगाया था उसमें कुछ कोगेंट ग्राउंड्स थे, ठीक है, मतलब उसमें कुछ वो सब्सटेंटिव इन नेचर था, तो कोर्ट वहां पर उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेंट के अगेंस्ट में उसको ऑर्डर करेगी कि तुम कंपेंसेशन पे करो टू द एक्यूज्ड। अगर एक है तो एक को करो, अगर एक से अधिक है तो उन सबको करो, लेकिन यहां पर जो कंपेंसेशन पे करने का ऑर्डर किया जाएगा वो मैजिस्ट्रेट की कंपिटेंसी में फॉल करना चाहिए,
ठीक है, मैजिस्ट्रेट की कॉम्पिटेंसी में फॉल करना चाहिए. दैट इज यू कैन रेफर टू सेक्शन 22 एंड 23 इन दिस बिहाफ. यू विल फाइंड कि मैजिस्ट्रेट की कॉम्पिटेंसी कितनी होती है फाइन इंपोज करने की. इज दैट क्लियर? ठीक है, अगर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता दूं तो एक फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट मैक्सिमम 50,000 रुपीज़ का फाइन इंपोज कर सकते हैं, सेकेंड क्लास 10,000 रुपीज़ का कर सकते हैं, और जो आपके सीजेएम होते हैं ये एनी अमाउंट ऑफ फाइन इंपोज कर सकते हैं. ठीक है. थर्ड, the magistrate may by order directing payment of the compensation under subsection 2 further order that in default of payment the person ordered to pay such compensation shall undergo simple imprisonment for a period not exceeding 30 days. अगर मान लो ये आप टाइम ये जो 30 दिन का टाइम फ्रेम है ना, इसको ध्यान रखिएगा. अगर जो इन्फॉर्मेंट है वो कंपेंसेशन पे करने में डिफॉल्ट कर जाता है तो मैजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकते हैं कि उस इंसान को 30 डेज की इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड की जाए. ठीक है, और उसको 30 दिन की इम्प्रिजनमेंट मिले. When any person is imprisoned under subsection 3, the provisions of subsection 6 of section 8 of the भारतीय न्याय संहिता 2023 shall so far as may be apply. मतलब यहाँ पर जो आपका सेक्शन 8 है ना भारतीय न्याय संहिता का, ये बताता है कि इम्प्रिजनमेंट का नेचर क्या होगा. अब आपको पता होगा कि इम्प्रिजनमेंट जो है वो बहुत प्रकार के होते हैं. तो इट कैन बी रिगरस और इट कैन बी सिंपल. तो वो जो 30 दिन का टाइम फ्रेम है ना, वो वहाँ पे या तो 30 दिन का रिगरस इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है या फिर सिंपल इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है. ठीक है, मतलब सेक्शन 8 का जो प्रिंसिपल है भारतीय न्याय संहिता के अंदर, उसकी एप्लीकेशन यहाँ पर होगी वाइल इम्पोजिंग इम्प्रिजनमेंट अपॉन द इन्फॉर्मेंट इफ यू मेड अ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ कंपनसेशन. ठीक है. सबसेक्शन 5, नो पर्सन who has been directed to pay compensation under this section shall by reason of such order be exempted from any civil or criminal liability in respect of the complaint made or information given by him. ये चीज़ मैंने आपको बहुत बार बताया है कि अगर मैलाफाइड इंटेंशन के साथ आप कोई इंफॉर्मेशन को रजिस्टर करवाते हो तो सब्सिक्वेंटली आपके अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन चालू किया जा सकता है अंडर बीएनएस. अब मुझे एग्जैक्टली प्रोविजन याद नहीं है, बट शायद से सेक्शन 211 है बीएनएस का, या तो आईपीसी का या तो बीएनएस का है. ठीक है, इसके अंदर आपके अगेंस्ट में क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी चालू की जा सकती है. तो यहाँ पर बेसिकली ये कह रहा है कि अगर मैजिस्ट्रेट ने कंपेंसेशन पे करने के लिए कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी भी सिविल प्रोसीडिंग या क्रिमिनल प्रोसीडिंग से भी एग्जम्पशन मिल गया है. अभी भी आपके अगेंस्ट में सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग को इंस्टीट्यूट किया जा सकता है. पैरेलली आपको हम कंपेंसेशन भी पे करने के लिए कह सकते हैं. ठीक है. अब सपोज अगर एक सिविल प्रोसीडिंग थी, ठीक है, रुको इसे प्रोविजन समझ में आ जाएगा. प्रोवाइडेड दैट एनी अमाउंट पेड टू एन एक्यूज्ड पर्सन अंडर दिस सेक्शन शैल बी टेकन इनटू अकाउंट इन अवॉर्डिंग कंपेंसेशन टू सच पर्सन इन एनी सब्सिक्वेंट सिविल सूट रिलेटिंग टू द सेम मैटर. मतलब मान लो अगर एक सिविल प्रोसीडिंग थी, ठीक है, सिविल प्रोसीडिंग में कोर्ट ने इन्फॉर्मेंट को ऑर्डर किया कि तुम 1 लाख रुपीज पे करो टू द एक्यूज्ड, मतलब जिसके अगेंस्ट में एक्यूजेशन लगे थे, जो कि सब्सिक्वेंटली डिस्चार्ज हो गया या फिर एक्विट हो गया. ठीक है, वैसे इसको एक्यूज नहीं कहना चाहिए यहाँ पे, आई गेस एग्रीव्ड वुड बी अ बेटर टर्म, जो पीड़ित है यहाँ पर. ठीक है, 1 लाख रुपए कहा गया था पे करने के लिए एग्रीव्ड को. तो अब अगर सेक्शन 273 के अंदर मैजिस्ट्रेट ने पहले ऑर्डर कर दिया था कि 50,000 रुपये तुम कंपेंसेशन दो, और सिविल कोर्ट ने ऑर्डर किया कि 1 लाख रुपए तुम पे करो एज ए कंपेंसेशन, तो यहाँ पर क्या होगा, जो 50,000 रुपीज़ पहले उसने पे कर दिए थे एज ए कंपेंसेशन इन्फॉर्मेंट ने, वो इस 1 लाख से माइनस हो जाएंगे. यानी कि अब उसको खाली 50,000 रुपये पे करने, यही बस प्रोवाइजो कह रहा है. आगे बढ़ते हैं. सबसेक्शन 6, अ कंप्लेनेंट और इन्फॉर्मेंट हु हैज बीन ऑर्डर्ड अंडर सबसेक्शन 2 by a magistrate of the second class to pay compensation exceeding 2,000 rupees may appeal from the order as such complainant or informant had been convicted on a trial held by such magistrate. बेसिकली अगर मान लो कंप्लेनेंट या फिर इन्फॉर्मेंट को सेकेंड क्लास मैजिस्ट्रेट ने ये कहा है कि तुम 2,000 से ऊपर का फाइन पे करो, ठीक है, तो वो उस मतलब कंपेंसेशन पे करो बेसिकली, ठीक है, तो वो उस कंपेंसेशन को एपेलेट कोर्ट में चैलेंज कर सकता है. जो भी एपेलेट कोर्ट होगा उसमें चैलेंज कर सकता है कि मेरे को इतना फाइन पे करने के लिए गलत तरीके से कहा जा रहा है, मुझे नहीं पे करना चाहिए इतना फाइन. ठीक है, तो वो इसको चैलेंज कर सकता है. इज दैट क्लियर? सबसेक्शन 7, when an order for payment of compensation to an accused person is made in a case which is subject to appeal under subsection 6,
the compensation shall not be paid to him before the period allowed for the presentation of the appeal has elapsed, or if an appeal is presented before the appeal has been decided, and where such order is made in a case which is not so subject to appeal, the compensation shall not be paid before the expiration of 1 month from the date of the order. मतलब बेसिकली यही कह रहा है कि कंपेंसेशन तब तक आपको पे नहीं करना है जब तक कि जो आपने अपील डाली है वो डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाए, या फिर जो भी आपके पास टाइम है अपील लॉन्च करने का वो एक्सपायर ना कर जाए. जो लिमिटेशन है आपके ऊपर जिसमें आप अपील लॉन्च कर सकते हो तक वो एक्सपायर ना हो जाए. इज दैट क्लियर? क्लॉज 8, द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन अप्लाई टू समन्स केस एज वेल एज टू वारंट केसेस. अभी जो नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे ना, चैप्टर 21, दैट इज समन्स ट्रायल. ठीक है, ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय मजिस्ट्रेट, बेसिकली चैप्टर 21. तो वहाँ पर ये जो आपका सेक्शन 273 है ना, इसकी एप्लीकेशन रहेगी. चाहे वारंट केसेस हो चाहे समन्स केसेस हो, दोनों में ही सेक्शन 273 की एप्लीकेशन है. तो आपको ध्यान रखना है कि जो इसमें आपको कुछ की पॉइंट्स बता दे रहा हूँ जो आपको ध्यान रखना है प्रीलिम्स के तैयारी के लिए. कि पहली बात तो जो मजिस्ट्रेट कंपेंसेशन अवॉर्ड कर रहे हैं वो उनकी कंपिटेंसी से बाहर नहीं जाना चाहिए, और जो उनकी कंपिटेंसी है वो आपको सेक्शन 22 और 23 के अंदर मिल जाएगी. इज दैट क्लियर? ठीक है, वैसे 22 के अंदर तो खाली सेशन जज और हाई कोर्ट का दिया हुआ है, 23 में मिल जाएगी बेसिकली. ठीक है, उसके बाद अगर मान लो वो बंदा डिफॉल्ट कर जाए कंपेंसेशन को पे करने में, तो 30 डेज का उसको इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड किया जा सकता है. ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है फॉर द पर्पज ऑफ प्रीलिम्स. ये अक्सर पूछ देता है, सेक्शन नंबर भी पूछ देता है, तो इस सेक्शन को आप ध्यान रखिएगा. बाकी जो मैंने आपको ट्रायल बिफोर अ सेशंस कोर्ट और जो चैप्टर 20 पढ़ा है उसमें बस आपको एक प्रोसीजर याद रखना है कि क्या प्रोसीजर फॉलो होता है ट्रायल करने के लिए. इज दैट क्लियर? ठीक है, सो थैंक यू सो मच. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. एंड अगेन मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए. वहाँ पर मैं पैरेलली हिंदू लॉ के जो लेक्चर सीरीज अपलोड कर रहा हूँ उसके नोट्स भी अपलोड करता हूँ, तो इससे आपकी प्रिपरेशन में आपको बहुत हेल्प मिलेगी. ठीक है, अगेन थैंक यू सो मच. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.